हे गाइस, वेलकम टू। यहाँ पे स्टडी करने वाले पीटी 365 जो कि हमारी सोशल इश्यूज़ की है। तो काफ़ी टॉपिक हमारी कंप्लीट हो गई है। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे ट्रांसजेंडर पर्सन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स रूल्स 2020। तो 2020 में ये रूल्स लाया गया है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के द्वारा। तो इसके बारे में हम लोग देखेंगे। इससे पहले हम लोग ने ट्रांसजेंडर के बारे में बेसिक चीज़ें देखी थी। सुप्रीम कोर्ट की ये पूरी जजमेंट भी हम लोग देखे थे। तो आई होप कि आप लोग प्रीवियस लेसन ज़रूर देखे होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। इस रूल्स के बारे में देखते हैं। एक्चुअली जो कानून आया था 2019 में कि ट्रांसजेंडर पर्सन को उनकी जो राइट है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, तो उसी से रिलेटेड यहाँ पे रूल्स सब फ्रेम किए गए हैं। तो क्या क्या की फीचर्स है इसे अभी हम लोग देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे कहा गया है कि जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होंगे वो यहाँ पे सर्टिफाई करेंगे कि कोई पर्सन की जेंडर क्या है, जो कि यहाँ पे एप्लीकेंट के द्वारा एफिडेविट के ऊपर ही यहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होंगे वो वहाँ पे उनके जेंडर को सर्टिफाई करेंगे बिना किसी मेडिकल या फिर फिजिकल एग्जामिनेशन की। इट मीन्स कि जो पर्सन अपने जेंडर को जिस तरीके से यहाँ पे बताना चाहते हैं कि वो ट्रांसजेंडर है या फिर जो भी वो कैटेगरी में इंक्लूड करना चाहते हैं, वहाँ के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यहाँ पे सर्टिफिकेट देंगे। राज्य की सरकार का यहाँ पे एक काम है कि वो वेलफेयर बोर्ड बनाए, वो भी ट्रांसजेंडर पर्सन के लिए, जिससे कि जो ट्रांसजेंडर पर्सन की जो भी राइट है ना उसको एक्चुअली प्रोटेक्ट कर सके। साथ ही जो भी स्कीम्स वगैरह वेलफेयर मेजर्स सरकार के लिए लाई जाती है, तो जो भी ट्रांसजेंडर के लिए है, जैसे ये कानून भी ट्रांसजेंडर के लिए है, तो उन तक उसके बारे में उनको बताना चाहिए कि आपके लिए कोई कानून है या फिर जो भी स्कीम है जिसमें कि उनको बेनिफिट मिल सके, चाहे वो एजुकेशन से रिलेटेड हो, हेल्थ से रिलेटेड हो, वो सारी चीज़ें उन तक पहुँच सके। साथ ही यहाँ पे सारे एग्जिस्टिंग जो एजुकेशन हो गया, सोशल सिक्योरिटी हो गया, हेल्थ स्कीम हो गया, वेलफेयर मेजर्स हो गया, तो ये सारे जितने स्कीम्स हैं उनको टाइम टू टाइम रिव्यू भी करनी है। और स्पेशली ये ट्रांसजेंडर पर्सन के लिए ही हम लोग बात करें। स्टेट गवर्नमेंट को यहाँ पे ज़रूरत है कि कुछ स्टेप भी ले, जिससे कि जो डिस्क्रिमिनेशन आज के डेट में बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, ये स्टार्टिंग से ही है ट्रांसजेंडर पर्सन के साथ। तो जो भी काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन होता है उसको वो यहाँ पे ख़त्म करने का कोशिश करे, चाहे वो कोई भी गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में हो, प्राइवेट या पब्लिक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में हो, जो भी हो उसको ख़त्म करने का कोशिश करें। ट्रांसजेंडर सेंसिटिव इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे बनाने की ज़रूरत है। ट्रांसजेंडर सेंसिटिव इंफ्रास्ट्रक्चर कहने का मतलब है कि अलग सा हॉस्पिटल होनी चाहिए, जिसमें कि आप देखते हो ना कि चाइल्ड केयर सेंटर होता है, वो स्पेशली बच्चों के लिए होती है, कुछ मदर्स के लिए होती है। तो ऐसे एक अलग सा ट्रांसजेंडर पर्सन के लिए हॉस्पिटल होनी चाहिए, जिसमें कि जो भी इस तरीके के लोग हो ना, वो कहीं से भी हिचकिचाहट ना महसूस करे। इट मीन्स कि विदाउट हेजिटेशन वो उस हॉस्पिटल में जा सके, उनको भी एक फैमिलियर इन्वायरमेंट मिल सके कि हाँ यहाँ पे सब वैसे ही लोग हैं, कुछ उनको ऑकवर्ड ना लगे। क्योंकि आप देखते हो कि उनको कई बार डिनाई कर दिया जाता है हॉस्पिटल में उनको फैसिलिटी प्रोवाइड करने से। तो इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना कि ट्रांसजेंडर सेंसिटिव इंफ्रास्ट्रक्चर भी होनी चाहिए, जिसमें कि उन्हीं के लिए वॉशरूम हो, तो उनके लिए भी जिस तरीके का वॉशरूम की ज़रूरत है वो यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करने की बात की गई है। और 2 इयर्स जब से ये रूल्स लाया जा रहा है, 2020 में रूल्स लाया गया, तो 2022 तक इस तरीके की इंफ्रास्ट्रक्चर सारी चीज़ें क्रिएट हो सके। राज्य सरकार की बात करें तो उनके द्वारा यहाँ पे काम है कि ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन सेल बनाना है, जिसमें कि जो भी अपराध किया जा रहा है ट्रांसजेंडर पर्सन के अगेंस्ट में, जैसे अगर उनको टीज़ किया जा रहा है या फिर उनके साथ कोई भी तरीके का डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है, उनको कोई भी सर्विस प्रोवाइड करने से डिनाई किया जा रहा है, तो उनके अगेंस्ट में जो यहाँ पे केसेस होगा वो सारी चीज़ें मॉनिटर की जाएगी ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन सेल के हिसाब से। फाइन, तो ये सारे यहाँ पे प्रोविज़न है इस कानून के तहत, इसको ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे एक आपका इंडिया वर्क प्लेस इक्विटी इंडेक्स यहाँ पे लाया जाता है, इक्वालिटी इंडेक्स। तो यहाँ पे आप देखो कि इंडिया फर्स्ट कॉम्प्रहेंसिव बेंचमार्किंग टूल है, जिसमें कि उनकी जो प्रोग्रेस है वो लेस्बियन के लिए, गे के लिए, बाई एंड ट्रांस जो LGBT कम्युनिटी होते हैं उनके लिए यहाँ पे एक अच्छा खासा जो है बेंचमार्क टूल लाया गया, जिससे कि वर्क प्लेस में वो बेहतर तरीके से काम कर सके। ये इंडिया के पास जो है, इंडिया ऐसा पहला कंट्री जो कि इस तरीके का मेजर्स लेकर आए। साथ ही इंडेक्स जो है ये क्रिएट किया गया केशव सूरी फाउंडेशन, जो कि यहाँ पे पार्टनरशिप कर रहे हैं प्राइड सर्किल, स्टोन वॉल UK और फिक्की के साथ। तो ये इस तरीके की जो इंडेक्स है जो कि स्पेशली ट्रांसजेंडर पर्सन से रिलेटेड है, तो प्लीज़ इसको याद रखिएगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा फोकस किया जा रहा है अब इन सारे कम्युनिटीज़ पे, तो क्वेश्चंस भी यहाँ से बन सकते हैं, तो इसको ध्यान रखिएगा। अब ये ध्यान रखिए कि क्या 9 मेजर से कौन कौन से एरिया है जिसके बेसिस पे देखा जाएगा। सो दीज आर पॉलिसीज़ एंड बेनिफिट, नो डाउट, एम्प्लॉय लाइफ साइकिल, एम्प्लॉय नेटवर्क ग्रुप, अलाइज, रोल मॉडल, सीनियर लीडरशिप है, मॉनिटरिंग है, प्रोक्योरमेंट है, कम्युनिटी इंगेजमेंट है, एडिशनल वर्क है। सो ये सारे 9 एरियाज़ है जिसके बेसिस पे यहाँ पे देखा जाएगा। फाइन, तो ये बातें हुई। अब आते हैं इन्हीं के बारे में है यहाँ पे। अब आते हैं हम लोग राइट ऑफ
पर्सनस विद डिसेबिलिटी। तो पर्सन डिसेबिलिटी की जो अधिकार है उसके लिए 2016 में कानून लाया गया था। तो अब हम लोग इनके बारे में बात करते हैं, जिनको हम लोग दिव्यांग कहते हैं। तो आपको ये पता है कि सरकार बहुत ज़्यादा अटेंटिव हो चुकी है इन दिव्यांग ग्रुप में भी, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये सारे ऐसे ग्रुप हैं हमारे सोसाइटी में जो कि आप बिलीव नहीं करोगे ना, जिसपे कोई ध्यान नहीं देता, जिसके बारे में जो कोई जल्दी सोचता नहीं। तो हमें अब आगे बढ़ना होगा। जब हम लोग बात करते हैं इक्वालिटी की, डेवलप नेशन की, तो हम लोग इनको छोड़ के तो बिल्कुल नहीं बन सकते। इसलिए इस बार की जो सरकार है वो विमेन के ऊपर फोकस कर रहे हैं, वो ट्रांसजेंडर के ऊपर फोकस कर रहे हैं, वो यहाँ पे जो डिसेबल्ड पर्सन है उनके लिए फोकस कर रहे हैं। तो हमें भी बहुत ज़्यादा जागरूक होने की ज़रूरत है इन लोगों के लिए। तो अभी क्या है कि जो ये 2016 की कानून आई है जिसमें कि पर्सन विद डिसेबिलिटी के राइट्स को यहाँ पे बात की जा रही है कि उनके हक उन तक पहुँचनी चाहिए। तो इसके कुछ पार्ट्स को अमेंड करने के बारे में जो है गवर्नमेंट के द्वारा सोचा जा रहा है। 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग देखें तो हमारे कंट्री में 56% मेल है जो कि डिसेबल है और 44% फीमेल है जो कि डिसेबल है। सो द नंबर ऑफ मेल हु आर डिसेबल्ड आर मोर देन नंबर ऑफ फीमेल। ओके, तो ये चीज़ें याद रखनी है परसेंटेज में। अब यहाँ पे भी ये चीज़ें ध्यान रखिए कि कौन सी मिनिस्ट्री इंक्लूड है। तो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, तो ये आपको देखने को मिलेगा। सेम मिनिस्ट्रीज आर इंक्लूडेड फॉर ट्रांसजेंडर एंड सेम मिनिस्ट्रीज आर इंक्लूडेड इन पर्सन विद डिसेबिलिटी। तो मिनिस्ट्री याद रखिए, इससे आपकी काम आसान हो जाती है। मेन बात है कि यहाँ पे कुछ जो एक्शंस लेने की बात की जा रही थी, कुछ ऐसे एक्शंस थे जिसका इम्प्लीमेंटेशन कहीं ना कहीं रिस्क था, जिसमें आप देखो कि मैलिफाइड इंटेंट जो है नेसेसरली इंक्लूड नहीं हो रहा था, या फिर ऐसा आप समझिए कि जो भी ऐसी कुछ एक्शंस लाई जा रही थी इस कानून के तहत कहीं ना कहीं उसको इम्प्लीमेंट करने में रिस्क हो रहा है। तो उस पर रीथिंक करने की कोशिश की जा रही है। देखते हैं कि इसमें क्या क्या प्रोविज़न है। बट उससे पहले हम लोग देखते हैं कि हमारे कंट्री में रिजर्वेशन की क्या दास्ता है, पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के लिए क्या रिजर्वेशन है। जब भी आप रिजर्वेशन आपके दिमाग में आए तो डायरेक्ट आपके पास एक क्लासिफिकेशन होना चाहिए कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रिजर्वेशन एग्जिस्ट इन इंडिया। फर्स्ट इज हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन एंड सेकंड इज वर्टिकल रिजर्वेशन। सो व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन दिस टू। तो देखिए, जब से हमारे संविधान हमने अडॉप्ट किया है तब से क्या है कि कुछ ऐसे तख्ते हैं, कुछ ऐसी कम्युनिटी है जिसे हम लोग स्टार्टिंग से ही रिजर्वेशन लेकर आए हैं। उनके लिए एक पॉजिटिव रिजर्वेशन थी, बस एक अच्छा गुड फेथ के साथ उनके लिए लेकर आए थे। तो उसको हम लोग कहते हैं वर्टिकल रिजर्वेशन, जो स्टार्टिंग से मिलते जा रहा है। और वो कुछ ऐसे कम्युनिटी है जिनको हम लोग शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स और अदर बैकवर्ड क्लास कहते हैं, क्योंकि वो हमारे यहाँ बैकवर्ड थे। अब उनको जो है अपलिफ्ट करने के लिए, उनकी कंडीशन को हमारे समाज में इक्वालिटी प्रोवाइड करने के लिए इस तरीके का एक वर्टिकल रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट लाया गया। बट उसी के साथ साथ एक हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन भी लाया गया। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन क्या था कि ऐसा लगेगा कि आगे चलकर अगर किसी और ग्रुप को, यानी कि जो जनरल हो गए या फिर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब या फिर कुछ और भी ऐसे लोग हैं जिनको रिजर्वेशन देने की बात की जा रही है, तो उनको हम लोग हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में इंक्लूड करेंगे। तो अब यहाँ पे देखिए, जो डिसेबल्ड को रिजर्वेशन दिया जा रहा है वो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है। और जिस तरीके से हमारे दूसरे कैटेगरी है, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, ओबीसी और जनरल, उस बेसिस पे आपको जो है देखने को मिलेगा। जनरल को जो अभी आपको 10% का जो रिजर्वेशन दिया गया है वो भी किसके अंदर आता है, तो वो आपका हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन के अंदर आता है। ठीक है, अब देखिए हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन जो है और रिजर्वेशन विद इन रिजर्वेशन, इट मीन्स कि आप देखते हो कि कुछ राज्यों में महिलाओं को भी अलग से रिजर्वेशन दी जाती है, फिजिकली चैलेंज्ड पर्सन को भी अलग से जो है रिजर्वेशन दी जाती है। तो ये सारे रिजर्वेशन कहाँ आते हैं, हॉरिजॉन्टल में। वर्टिकल कहने का मतलब है कि जो स्टार्टिंग से आ रहा है, ठीक है, और कुछ कम्युनिटी को जो मिलते आ रहा है वो अभी भी मिलेगा। और ये आप देखो कि आर्टिकल 16(4) है जिसमें कि एम्प्लॉयमेंट की बात की जाती है। 16 आर्टिकल क्या है, जो फंडामेंटल राइट में है, जिसमें कहा गया है कि नो डिस्क्रिमिनेशंस ऑन द ग्राउंड ऑफ सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, जेंडर, कास्ट, क्रीड। ओके, तो ये सारी चीज़ों पे कहीं पे भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है। एम्प्लॉयमेंट के लिए, कहीं भी एम्प्लॉयमेंट लेने के लिए जाना है तो हर किसी को इक्वालिटी मिले, तो उसी तरीके से यहाँ पे रिजर्वेशन दी जाती है, जो कि आपका शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी के लिए। फाइन, अब हम लोग कानून के आगे चलते हैं। कानून में क्या क्या बात की गई है। एक्चुअली यहाँ पे जो पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट था 1995 का, उसको ये रिप्लेस किया गया। इस कानून में क्या है कि यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी है, इसकी ऑब्लिगेशंस को हम लोग फुलफिल कर रहे हैं, जिसका इंडिया भी सिग्नेटरी है, यानी कि इंडिया ने साइन किया है इस कन्वेंशन को। और इंडिया को साइन करने का मतलब है कि सहमत है, तो उसी चीज़ को अब हम लोग रेटिफाई करेंगे, अपने कंट्री में इम्प्लीमेंट करेंगे। तो ये एक ऐसा कानून है जिसमें कि आपका प्रोवाइड किया गया कि सरकार को इंश्योर करना होगा, यानी कि जो पर्सन विद डिसेबल है उनकी भी राइट है, उनकी भी हक है इक्वालिटी का, हक से जीने का अधिकार है, रिस्पेक्ट के साथ जीने का अधिकार है। तो ये सारी चीज़ें उनको मिलनी चाहिए।
यहाँ पे आप देखो कि कितने टाइप्स ऑफ डिसेबल है। डिसेबल तो बहुत तरीके का होता है, किनकी आँखों से वो देख नहीं पाते, कोई सुन नहीं पाते, कोई चल नहीं पाते, तो बहुत तरीके की डिसेबल होती है। तो 21 टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। एक्चुअली जो 1995 का कानून था उसमें ओनली 7 टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी को इंक्लूड किया गया है, बट अब क्या है कि और भी कैटेगरीज इसमें इंक्लूड की गए हैं, और भी लोगों को यहाँ पे प्रोविज़न दिया गया है कि आप लोग जो है ना उन लोग को भी यहाँ पे बेनिफिट मिलेगा। साथ ही यहाँ पे पावर भी है कि और भी लगे आगे चल के कि और ये सारी डिसेबिलिटी छूट गई है तो उसको भी यहाँ पे ऐड किया जाएगा। पर्सन जो है इनकी बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़ है जिसको डिफाइन किया जाता है, और एटलीस्ट 40% जो डिसेबिलिटी है ना उस कानून के तहत मेंशन होना चाहिए। यानी कि किसको कहेंगे कि ये पर्सन विद डिसेबिलिटी है। पूरे बॉडी में अगर 40% तक डिसेबिलिटी है तो उसको हम लोग जो है पर्सन विद डिसेबिलिटी कह सकते हैं। और हर एक चाइल्ड का एक बेंचमार्क होता है, यानी कि एक लिमिट सेट कर दिया गया है जो कि 6 से 18 ईयर्स तक है, और उनका ये अधिकार है कि फ्री एजुकेशन तो उनको मिलना ही चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ बातें हैं इस कानून में। साथ ही यहाँ पे आप देखो कि प्राइवेट इस्टेब्लिशमेंट को भी इसके एम्बिट में लाया गया। ऐसा नहीं कि इस कानून के तहत सिर्फ सरकारी ही जो बच्चे हैं सरकारी ही जगह पे मिलेगा, प्राइवेट में भी यहाँ पे रखा गया। साथ ही यहाँ पे राइट टू एजुकेशन, राइट टू एम्प्लॉयमेंट एंड राइट टू लिवलीहुड जो है ये सारी चीज़ें प्रोवाइड की गई है। इनको रिजर्वेशन भी प्रोवाइड करना है गवर्नमेंट ऑफिस में और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में जहाँ पे भी ये पढ़ना चाहते हैं। साथ ही पेनल्टीज़ और इम्प्रिजमेंट का भी यहाँ पे रखा गया है कि कोई भी लोग अगर इनके अगेंस्ट में कोई भी अपराध करते हैं तो उनको यहाँ पे बाकायदा सज़ा भी मिलेगा। और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यहाँ डेजिग्नेट भी किया गया है कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में जो है केसेस को हैंडल करने के लिए भी कोई होने चाहिए जो कि इनके राइट्स को अगर वायलेट किया जा रहा है तो। ब्रॉड बेस्ड अगर सेंट्रल और स्टेट एडवाइजरी बोर्ड देखें जो डिसेबिलिटी के लिए है तो उसको भी सेटअप किया जाना चाहिए। और साथ ही साथ अगर हम लोग देखें तो नेशनल और स्टेट फंड भी क्रिएट किया जाएगा। देखिए हर एक कानून में ना एक फ़ंड क्रिएट करने की बात की जाती है। फ़ंड क्रिएट करना मतलब कि कोई ना कोई तरीके से जो है पैसा लेना, और पैसा जब उससे आएगा तो इस स्कीम में जो भी खर्चे हैं वो इसी फंड से जो आपका जो है वो आगे जो है वो डिप्लॉय किया जाएगा, पैसे दिए जाएंगे। तो यहाँ पे फिनेंशियल सपोर्ट देने के लिए यहाँ पे किया जा रहा है, बनाया जाएगा नेशनल लेवल पे भी फ़ंड और राज्यों में भी फ़ंड। अगर देखें तो प्राइम मिनिस्टर की जो एसेसिबल इंडिया कैंपेन है जिसको सुगम्य भारत अभियान कह रहे हैं, ये भी एक तरीके का क्या है कि इसको और ज़्यादा मजबूत करना है। यानी कि एसेसिबिलिटी की बात की जा रही है कि जितने भी पर्सन विद डिसेबल है उनको भी यहाँ पे अधिकार है कि वो पब्लिक बिल्डिंग में, चाहे वो गवर्नमेंट और प्राइवेट हो, उनके लिए जो है ना बेटर तरीके का प्रोविज़न हो कि वो उसको इस्तेमाल कर सके। इट मीन्स कि आप लोग देखो कि जो स्टेयर्स होते हैं, स्टेयर्स में नहीं कोई चल पाते हैं पर्सन डिसेबल, तो उनके लिए एक अलग से उनके हिसाब की लिफ्ट होनी चाहिए। उनके हिसाब से कई बार ऐसा कहा जाता है कि जैसे वो लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल नहीं कर पाते तो उसके लिए भी उनके लिए अलग तरीके का पब्लिक ट्रांसपोर्ट होना चाहिए। कुछ ऐसे बसेस होनी चाहिए जो कि सिर्फ पब्लिक डिसेबिलिटी के लिए हो, जो कि एक अलग सा हो जिसमें कि वो कंफर्टेबल हो। उनके लिए अलग से टॉयलेट भी होनी चाहिए जो कि वो इस्तेमाल कर सके उनके हिसाब से। तो ये सारी चीज़ें बनाने की भी ज़रूरत है। तो ये सारा प्रोविज़न था इस कानून में। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कुछ गाइडलाइंस देख लेते हैं यूनाइटेड नेशंस की कि कैसे सोशल जस्टिस प्रोवाइड करना है पर्सन विद डिसेबल पर्सन को। तो पहली बार ऐसी गाइडलाइंस निकल कर आई है। इसमें टोटल 10 प्रिंसिपल है। सबसे पहला है कि नो वन शैल बी डिनाइड एक्सेस, यानी कि किसी भी पर्सन को अगर वो डिसेबल्ड है तो उनको कोई भी तरीके की सर्विस को लेने से मना नहीं करना है। साथ ही फैसिलिटीज़ और सर्विस जो है वो यूनिवर्सली एक्सेस होना चाहिए, और इस चीज़ को हम लोग इंश्योर करें जो कि होता है इक्वल एक्सेस टू जस्टिस। तो जस्टिस हर किसी को मिलना चाहिए, तो यहाँ पे पर्सन विद डिसेबल्ड को पीछे नहीं रहना है। राइट टू एप्रोप्रिएट प्रोसीजरल एकोमोडेशन, यानी कि उनके लिए रहने का भी एक अच्छा सा इंतज़ाम हो। इट मीन्स कि उनके अकॉर्डिंग जो है बेड्स हो, उनके अकॉर्डिंग टॉयलेट्स हो, सारी चीज़ें हो जिसको कि कंफर्टेबल वो इस्तेमाल कर सके, उस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर भी हो। साथ ही सारी सब्सटेंटिव और जो प्रोसीजरल सेफ गार्ड है वो यहाँ पे उनको इंटाइटल करना चाहिए। साथ ही यहाँ पे राइट टू फ्रीडम है, एफोर्डेबल लीगल असिस्टेंस है, अगर कानूनी तौर पर उनको कोई मदद चाहिए तो वो फ्री होना चाहिए। राइट टू पार्टिसिपेट इन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, यानी कि जस्टिस के एडमिनिस्ट्रेशन में भी उनका अधिकार है कि वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। राइट टू रिपोर्ट कंप्लेन, अगर उनके साथ कहीं पे भी किसी भी तरीके का डिनायल ऑफ सर्विस हो रहा है या फिर कोई डिस्क्रिमिनेशन हो रही है तो उनको ये अधिकार होनी चाहिए कि वो आराम से जो है इसकी रिपोर्टिंग करा सके। साथ ही यहाँ पे इफ़ेक्टिव और रोबस्ट मॉनिटरिंग मैकेनिज्म होनी चाहिए जिससे कि यहाँ पे पर्सन विद डिसेबिलिटी को सही तरीके से जस्टिस भी मिल सके। अवेयरनेस रेजिंग करना है, ट्रेनिंग प्रोग्राम लेकर आनी है, यानी कि बेटर तरीके से उनको ट्रेनिंग प्रोग्राम देना है, अवेयरनेस यहाँ पे क्रिएट करना है। तो ये सारा काम यहाँ पे किया जाएगा। ठीक है, ये 10 प्रिंसिपल है।
अब इसके ऊपर जो यहाँ पे यूनाइटेड नेशन की कन्वेंशन है राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी, इसमें क्या क्या बातें की जा रही है इसको हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे आप देखो कि 2008 में ये आपका कन्वेंशन निकल कर आया और कहा जा रहा है कि पहली बार ऐसा कॉम्प्रिहेंसिव ह्यूमन राइट ट्रीटी है जो कि 21st सेंचुरी का है और पहली ये लीगली बाइंडिंग भी है। लीगली बाइंडिंग कहने का मतलब है कि इसमें जितने भी मेंबर नेशंस हैं उनको इनके रूल्स रेगुलेशन फॉलो करनी ही होगी, अपने कंट्री में ऐसे ही कानून को इम्प्लीमेंट कराना ही होगा जो कि कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से प्रोटेक्ट करे जितने भी पर्सन विद डिसेबिलिटी है उनके अधिकार को। यहाँ पे आप देखो कि कुछ इनकी प्रिंसिपल है जिस पे ये काम करते हैं, जैसे कि जो भी लोग हैं उनकी डिग्निटी के लिए काम करते हैं, उनके साथ किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं होना चाहिए, हर जगह उनकी पार्टिसिपेशन होनी चाहिए, सोसाइटी में उनको अलग थलग करके नहीं रखना है, इंक्लूड करके रखना है, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी हो, एसेसिबिलिटी हो, इक्वालिटी होनी चाहिए मेन और विमेन के बीच में। और साथ ही साथ आप देखो कि इस कन्वेंशन में जो है डोंट एक्सप्लिसिटली डिफाइन डिसेबिलिटी, यानी कि एक यहाँ पे आप देखो कि इस कन्वेंशन में ऐसा कहीं पे भी आपका एक अच्छे तरीके से डिसेबल लोगों को या फिर डिसेबिलिटी किसे कहेंगे इस चीज़ को डिफ़ाइन नहीं किया गया है। ठीक है, साथ ही इंडिया ने इसको रेटिफाई कर लिया, यानी अब हमारे यहाँ भी कानून है 2016 में आ चुका है, तो बेहतर बात है। ये सब याद रखिएगा, जिस कन्वेंशन के हम लोग मेंबर है, जिस कन्वेंशन को हमने साइन किया, रेटिफाई किया, वही कन्वेंशन यूपीएससी पूछती है, उससे बाहर और कुछ नहीं पूछती है। हम लोग को ये काफ़ी कन्फ्यूजन होता है क्या पढ़े क्या ना पढ़े, लेकिन अगर आप लोग को ये ट्रिक पता होगा, यूपीएससी के प्रीलिम्स के आप पहले की क्वेश्चंस देखोगे और सिलेबस अगर आप जानते हो तो फिर आपको ये कहीं कन्फ्यूजन नहीं होगा ना कि क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं पढ़ना चाहिए। ओके, तो सारे कन्वेंशन को तो रटने की ज़रूरत नहीं है, बहुत सारे कन्वेंशन हम लोग पढ़ते हैं, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन हम लोग पढ़ते हैं, बट आप लोग को हमेशा यही ध्यान देना होगा कि यूपीएससी का 2 ही एरिया होता है पूछने का, एक जिसमें हम लोग इंडिया पार्टिसिपेट करती है इंटरनेशनल लेवल पे, और इंटरनेशनल लेवल पे अगर कोई और टॉपिक भी पूछा जा रहा है ना तो वो काफ़ी कवरेज किया होगा, उसको काफ़ी कवरेज किया होगा न्यूज़ वाले ने, काफ़ी ज़्यादा लैमलाइट में आया होगा, कुछ कंट्रोवर्सी ज़रूर अराइज होगी, तो उस टॉपिक पे तो ज़रूर आपसे पूछ लिया जाता है। फाइन, अब आते हैं नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट गाइडलाइन, जो कि डिसेबिलिटी इंक्लूसिव डिजास्टर रिस्क रिडक्शन करने की बात की जा रही है। क्योंकि आप देखो कोई भी डिजास्टर आए, साइक्लोन वगैरह आता है, तो जो नॉर्मल लोग होते हैं वो तो भाग लेते हैं अपना या फिर कुछ भी कर लेते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा परेशानी किनको आती है, इस तरीके के पर्सन विद डिसेबिलिटी को। क्या पता वो देख नहीं पा रहे तो वो कहाँ दौड़ के जाएंगे, क्या पता वो चल नहीं पाते तो फिर वो कहाँ भाग के जाएंगे, तो उनके लिए भी यहाँ पे कुछ मैनेजमेंट करने की ज़रूरत है। अब यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है जिनके द्वारा ये आपका जो है इस तरीके का गाइडलाइंस लाया गया है। इसमें बात की गई है ना कि हमें जो डिजास्टर का इम्पैक्ट है उसे रिड्यूस करना है, क्योंकि डिजास्टर आने को तो हम लोग नहीं रोक सकते, साइक्लोन तो आते ही है, अर्थक्वेक तो आते ही है, वोल्केनो आते ही है कि नहीं, तो उसे तो हम नहीं रोक सकते, दीज आर नेचुरल, बट हाँ इसके इम्पैक्ट को तो कम कर सकते हैं ना, कि ज़्यादा से ज़्यादा ह्यूमन बीइंग इससे इम्पैक्टेड ना हो, हमारा जो पब्लिक और प्राइवेट प्रॉपर्टी लॉस होता है वो ना हो, तो ये काम हमें करना है। साथ ही इस गाइडलाइंस में देखो कि रखा गया कि प्रैक्टिकल डायरेक्शंस लेकर जाना है कि कैसे हम लोग इम्प्लीमेंटेशन मैकेनिज्म को सपोर्ट कर सकें। देखिए एक प्रैक्टिकल अप्रोच बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कोई भी चीज़ अगर हम लोग कानून में लिख देते हैं और उसे हम लोग इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए तो फिर बेकार है वो चीज़ें, तो प्रैक्टिकल अप्रोच लेकर चलना है, जो कि आप देखो कि ऐसे एक नॉर्म्स लेकर चलना है, प्रैक्टिसेस लेकर चलना है, जिससे कि इसको इम्प्लीमेंट भी कर सके और इम्प्लीमेंट करने के बाद पर्सन विद डिसेबिलिटी लोगों को जो है हेल्प भी हो सके। साथ ही असिस्टेंट टू डिसेबल पर्सन फॉर परचेजिंग फिटिंग ऑफ एड्स अप्लाइंसेस स्कीम भी है, इसको ADIP भी कहा जा रहा है। इट मीन्स कि आप देखो कि इस स्कीम का ऑब्जेक्टिव यही है कि जो भी यहाँ पे नीडी डिसेबल पर्सन है उनको अगर किसी भी तरीके की अप्लाइंसेस की ज़रूरत होती है, जैसे आप देखते हो किसी को सुनने में प्रॉब्लम है तो उनको कान की डिवाइस दी जाती है जिससे कि वो अच्छे से सुन सके, साथ ही जिनको देखने में प्रॉब्लम है तो उनको अलग डिवाइस दी जाती है। साथ ही आप देखते हो जिनको पैर में अगर प्रॉब्लम है तो उनको आप बाहर देखते हो कि 4 व्हीलर स्कूटी भी उनको मिलती है, 2, 3, 4 यस 4 व्हीलर स्कूटी मिलती है, बहुत ज़्यादा सस्ते रेट में मिलती है। साथ ही उनका अपना खुद का भी एक व्हीकल है जो अलग से आपने देखा होगा डिसेबल पर्सन के लिए, तो वो भी उनको दिया जाता है जिससे कि वो अपना आराम से जो है घूम फिर सके, अपना बाहर जो भी काम है वो अपना पूरा कर सके। तो ये सारे जो भी एड्स और अप्लाइंसेस है मॉडर्न मैन्युफैक्चर्ड साइंटिफिकली, ये सारी चीज़ें उनको प्रोवाइड कर सके। साथ ही साथ फिजिकल सोशल और साइकोलॉजिकल रिहैबिलिटेशन भी उनको देना है, उनको किसी भी तरीके से ये नहीं फील कराना है कि वो कुछ चीज़ें नहीं कर सकते या फिर वो हमारे जो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है उससे वो अलग है, इस तरीके का काम नहीं करना है उनको, इस तरीके की जैसे भी वो है
और जो भी उनके पास जितनी भी चीज़ें हैं उस हिसाब से उनको उनकी लाइफ को और ज़्यादा ईजी कर देना है। ये इस स्कीम का यहाँ पे ऑब्जेक्टिव है। इस स्कीम की मेजर इनिशिएटिव जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के द्वारा लाया गया, लेकिन यहाँ पे जो इम्प्लीमेंट करने की बात की जा रही है वो कुछ इंपॉर्टेंट एजेंसीज़ है, जैसे NGO है, नेशनल इंस्टीट्यूट है जो कि यहाँ पे मिनिस्ट्री और एलिमको एक PSU है, इसके साथ मिलकर जो है इसको लाया जा रहा है। तो काफ़ी चीज़ें यहाँ पे इंक्लूड है, जैसे आप देख सकते हो NGO भी इंक्लूड है, नेशनल इंस्टीट्यूट भी इंक्लूड है, मिनिस्ट्री भी इंक्लूड है, साथ ही एक PSU भी इंक्लूड है। तो सब मिलकर यहाँ पे काम कर रहे हैं कि उनकी जो भी डिवाइसेस है, अप्लाइंसेस है, जो भी उनको ज़रूरत है वो सारी चीज़ें मैन्युफैक्चर की जाए, उन तक प्रोवाइड की जाए। ओके, अब आते हैं यहाँ पे शेड्यूल कास्ट के बारे में बात करते हैं। एक सेकेंड, इसे मैं यहाँ पे फिर से आपके लिए रिकॉल करा देती हूँ ये कानून के बारे में जो कि पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए। तो टोटल आप लोग देख सकते हो सेंसस में 44 नंबर ऑफ विमेन है और 56 मेल है। पहले जो 2016 की कानून थी उसमें कुछ प्रोविज़न को यहाँ पे इम्प्लीमेंट करने की बात की जा रही है। यू नो द बेटर डिफरेंस बिटवीन हॉरिजेंटल रिजर्वेशन एंड वर्टिकल रिजर्वेशन। 10 यहाँ पे जो प्रिंसिपल है वो समझ गए। हमारे कानून में क्या क्या प्रोविज़न रखा गया है ये समझ गए। 21 डिसेबिलिटी है यहाँ पे, ठीक है, उसको इंक्लूड किया गया। इसी के साथ साथ जो हम लोग यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ राइट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी जिसको हमने साइन किया, रेटिफाई किया, उसी के बेसिस पे हम लोग जो है अपना कानून लेकर आए। तो इसके क्या क्या प्रोविज़न है इसको हम लोग समझें। साथ ही यहाँ पे नेचुरल जो डिजास्टर है, जिस तरीके का डिजास्टर आता है उसका इम्पैक्ट को रिड्यूस करने के लिए हम लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं। साथ ही यहाँ पे ADIP स्कीम्स के बारे में भी समझें। अब यहाँ पे नेक्स्ट हम लोग कम्युनिटी के पास आते हैं जो कि है शेड्यूल कास्ट। तो शेड्यूल कास्ट के बारे में सबसे पहले देखिए क्या यहाँ पे नया निकल कर आए। तो इसको असीम कहा जा रहा है। अब ये वो असीम नहीं है जो कल हम लोग इकॉनमी के सेक्शन में देखे थे। अच्छा, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि ये जो असीम पोर्टल है ये किस चीज़ से रिलेटेड है। अगर कल आप लोग तो इस असीम के बारे में बताइएगा, ठीक है, हो सके तो इसकी फुल फॉर्म भी बताइए या फिर किस चीज़ से रिलेटेड है। अगर आपने PT 365 इकॉनमी की 11 पार्ट मेरी देखे हैं तो ज़रूर आप बता पाओगे। अब इस असीम की बात करते हैं। यहाँ पे है अंबेडकर सोशल इनोवेशन एंड इंक्यूबेशन मिशन। अब यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, अगेन ये इंक्लूडेड है यहाँ पे। तो ट्रांसजेंडर, पर्सन विद डिसेबिलिटी और यहाँ पे शेड्यूल कास्ट, इन तीनों के लिए आप लोग देख रहे हो कि एक ही मिनिस्ट्री है जिनके द्वारा ये आपका जो है शेड्यूल कास्ट के लिए अंबेडकर सोशल इनोवेशन एंड इंक्यूबेशन मिशंस लाया गया है। अब देख लेते हैं कि एक्चुअली ये क्या मिशन है। तो एक्चुअली इस मिशंस को लाया गया है वेंचर कैपिटल फंड, वो भी शेड्यूल कास्ट के लिए। जैसे कि इनोवेशन, अगर कोई शेड्यूल कास्ट के जो बच्चे हैं अगर वो कुछ इनोवेट करना चाहते हैं अपने हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में पढ़ के या पढ़ना चाह रहे हैं, तो उनके लिए यहाँ पे इस तरीके का फ़ंड को क्रिएट किया गया है कि उनको फंडिंग यहाँ पे किया जाएगा और उससे उनको जो है प्रोवाइड किया जाएगा पैसे। ये जो फंडिंग है आपका ये डेवलपिंग एंटरप्रेन्योरशिप के लिए है, यानी कि जो भी अगर शेड्यूल कास्ट के बच्चे या फिर दिव्यांग यूथ है वो अपनी इनोवेशन को, अपने आइडिया को अगर इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, उसी के बेसिस में कुछ नया करना चाहते हैं या फिर कुछ प्रोजेक्ट को कुछ अपनी कंपनी को इस्टेब्लिश करना चाहते हैं, बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, तो उनके लिए यहाँ पे जो है फंडिंग प्रोवाइड की जाएगी और कंसेशनल फाइनेंस दिया जाएगा यहाँ पे। इस स्कीम के अंदर अगर हम लोग देखें तो 1000 इनिशिएटिव है सब शेड्यूल कास्ट के यूथ का जिनको आइडेंटिफाई किया जाएगा और 30 लाख जो है 3 इयर्स के लिए उनको यहाँ पे फंड भी किया जाएगा। इस असीम के अगर हम लोग यहाँ पे ऑब्जेक्टिव देखें तो सबसे पहला क्या है कि जो शेड्यूल कास्ट के यूथ है उसमें एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देना है। 1000 इनोवेटिव आइडियाज़ यहाँ पे लाने की बात की जा रही है जो कि 2024 तक लाया जाएगा। और साथ ही साथ ये किसके द्वारा, तो टेक्नोलॉजी बिजनेस इंक्यूबेटर, ये क्या है, ये डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा HEI में इसको जो है आपका सेटअप किया गया है। इसके थ्रू आप देखो कि यहाँ पे स्टार्टअप्स जो आइडिया है उसको सपोर्ट किया जाएगा, प्रमोट किया जाएगा। स्टार्टअप आइडिया वही होते हैं कि जो अगर आपको लगता है कि आप छोटा मोटा बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं अपने इनोवेशन के बेस्ट पे, तो आप ज़रूर कर सकते हैं, उसी को स्टार्टअप कहते हैं। इंसेंटिवाइज़ किया जाएगा बच्चों को जो कि इनोवेटिव माइंडसेट होंगे और जो कि आगे चल के जो है ना एंटरप्रेन्योरशिप बनना चाहेंगे, वो भी कॉन्फिडेंस के साथ। तो सरकार उनको जो है इंसेंटिवाइज़ भी करेगी जो कि बहुत ही बेहतरीन बात है। अगर बात करते हैं यहाँ पे वेंचर कैपिटल फ़ंड के लिए, तो वेंचर कैपिटल फ़ंड कहने का क्या मतलब है, एक्चुअली एक तरीके का फ़ंड यहाँ पे क्रिएट किया जाता है। जैसे कि मान लीजिए कि कोई स्टार्टअप स्टार्ट करना चाहते हैं कोई भी शेड्यूल कास्ट के लोग और वो कुछ यहाँ पे पैसे रख रहे हैं। मान लीजिए यहाँ पे उनके पास जो है 10 लाख रुपये,
तो वो यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहें तो ये एक तरीके का इन्वेस्टमेंट फ़ंड है जिसमें कि 10 लाख रुपीज़ जो है कोई भी स्टार्टअप स्टार्ट किए तो वो यहाँ पे रख सकते हैं। इसमें क्या होता है ना कि हायर रिटर्न मिलता है, यानी कि उनको कुछ जो है यहाँ पे मल्टीप्लाई होकर उनको अच्छा खासा पैसा जो है रिटर्न मिलेगा। तो ये वेंचर कैपिटल फ़ंड के ही हिसाब से लाया जा रहा है, जिसमें कि यहाँ पे जो भी अपने स्टार्टअप्स स्टार्ट करना चाहते हैं, एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, तो उनके लिए यहाँ पे एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि वो मनी पार्क कर सकते हैं, साथ ही उनको यहाँ पे हायर रिटर्न भी मिलेगा। फाइन, अब आते इसी से रिलेटेड और भी न्यूज़ देख लेते हैं। यहाँ पे है वंचित इकाई समूह और इसको कहेंगे वर्गों की आर्थिक सहायता योजना, विश्वास योजना। ये एक इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम है जो कि 5% का इंटरेस्ट पर एनम यहाँ पे देना होगा। तो देखिए इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम क्या होता है, ये एक अलग इंटरेस्टिंग है। मान लीजिए कि यहाँ पे लोन लिया गया किसी भी लोगों के द्वारा, शेड्यूल कास्ट के कोई एक पर्सन है जो कि लोन लिए है। अब इसमें जो है उनको यहाँ पे 5% जो है पर एनम यहाँ पे इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम मिलेगा, यानी कि जितना का भी वो लोन लिए है और उसको जब रीपेमेंट करने के बाद जो है, रीपेमेंट करने के टाइम में जब उनको जितना इंटरेस्ट के साथ उसको चुकाना है, तो कहा जा रहा है कि उसका 5% जो है ना सरकार पे करेगी। ठीक है, ये गारंटीड है। तो 5% जो यहाँ पे होगा इस पूरे टोटल लोन का, तो उसको सरकार पे करेगी, जिसको हम लोग इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम कहते हैं। साथ ही साथ आप देखो कि यहाँ पे जो सोशल हेल्प ग्रुप है, तो सेल्फ हेल्प ग्रुप जो होते हैं इसमें एक्सक्लूसिवली होंगे शेड्यूल कास्ट के लोग, ओबीसी के बेनिफिशरीज जिनको लोन जो है वो बोरो करेंगे 4 लाख तक। शेड्यूल कास्ट और ओबीसी इंडिविजुअल बेनिफिशरीज है उनको लोन और बोरो किया जाएगा वो 2 लाख तक। ठीक है, तो सेल्फ हेल्प ग्रुप में कितना है, तो 4 लाख है और यहाँ पे इंडिविजुअल को 2 लाख है। ये इंप्लीमेंट किया जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। साथ ही यहाँ पे डायरेक्ट बेनिफिट भी प्रोवाइड किया जाएगा लो इंटरेस्ट के साथ, यानी कि लो रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ प्रोवाइड किया जाएगा बेनिफिट, वो भी किसको, तो सेल्फ हेल्प ग्रुप को। साथ ही साथ नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन को, नबार्ड को। इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी कौन कौन सी है, तो नेशनल शेड्यूल कास्ट फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है, नेशनल बैकवर्ड क्लास फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है। ये दोनों यहाँ पे ऐसी बॉडी है जो कि इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। सेल्फ हेल्प ग्रुप मेंबर की बात करें तो यहाँ पे एनुअल फैमिली इनकम जो है 3 लाख से कम होना चाहिए, और सारे इंडिविजुअल जिसमें कि एनुअल फैमिली इनकम कितना, तो 3 लाख से कम होना चाहिए, जो कि या तो शेड्यूल कास्ट या तो ओबीसी से वो बिलोंग करे, तभी उनको यहाँ पे इंटरेस्ट सबवेंशन का जो फैसिलिटी है वो यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। तो इन सारे यहाँ पे कुछ आपके जो टर्म्स एंड कंडीशन लगाए गए हैं इसको ज़रूर ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब आते हैं शेड्यूल ट्राइब्स के बारे में। तो ये चौथी कम्युनिटी है जिसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। ट्राइब्स की अगर हम लोग जहाँ बात करते हैं तो यहाँ पे सोशल जस्टिस की मिनिस्ट्री नहीं है, यहाँ पे इनका अपना मिनिस्ट्री है जो कि है ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री। तो उनके द्वारा यहाँ पे ट्राइबल पॉपुलेशंस का ध्यान रखा जाता है। उनके द्वारा ये लॉन्च कर रहे हैं ट्राइबल हेल्थ एंड न्यूट्रिशन पोर्टल जिसका नाम है स्वास्थ्य। तो पूछा जा सकता है कि स्वास्थ्य किस कम्युनिटी के लिए है, आपको ऑप्शंस दिया जाएगा ट्रांसजेंडर के लिए, शेड्यूल कास्ट के लिए, दिव्यांग के लिए या फिर शेड्यूल ट्राइब्स के लिए। सो डोंट फॉरगेट इट इज़ फॉर शेड्यूल ट्राइब। ठीक है, अब ये ई पोर्टल है, यानी कि ऑनलाइन पोर्टल है ट्राइबल हेल्थ और न्यूट्रिशन के लिए, जो कि सारे यहाँ पे हेल्थ और न्यूट्रिशन रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन होगा वो ट्राइबल पॉपुलेशन को एक सिंगल प्लेटफॉर्म में ही मिल जाएगा। इससे क्या होगा ना कि एक क्यूरेटिव इनोवेशंस प्रैक्टिस है, रिसर्च ब्रीफ है जो कि डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया से ये कलेक्ट किया गया। और साथ ही साथ यहाँ पे आप देखो कि ट्राइबल पॉपुलेशन को अगर कुछ भी तरीके की इन्फॉर्मेशन चाहिए कि क्या न्यूट्रिशन से इंटेक करना चाहिए, कितनी कैलोरी एक दिन में इंटेक करनी चाहिए, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन जो है स्वास्थ्य जो पोर्टल है यहाँ से उनको मिल सकता है। अदर इनिशिएटिव की बात करें तो यहाँ पे नेशनल ओवरसीज़ पोर्टल और नेशनल ट्राइबल फेलोशिप पोर्टल भी है। देखिए पोर्टल कहने का क्या मतलब होता है, पोर्टल कहने का मतलब होता है कि जब आप लोग कोई भी वेबसाइट अगर ऑन करते हो, ठीक है, मैं वेबसाइट की बात करती हूँ, तो वेबसाइट ऑन करते हो तो क्या होता है कि जब भी आप सर्च करते हो तो वेबसाइट ओपन हो जाता है, आपको उसमें कोई भी लॉगिन या पासवर्ड देने की बात नहीं की जाती है। बट पोर्टल इज़ समथिंग वेयर यू हैव टू गिव योर यूज़र नेम, योर पासवर्ड, और जब आप उसको इनपुट करोगे तब आप लॉगिन करना पड़ता है। प्रॉपर लॉगिन करने के बाद आपको वो वहाँ पे पूरी एक टॉपिक से रिलेटेड सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। इट मीन्स कि यहाँ पे अगर स्वास्थ्य की बात की जा रही है तो स्वास्थ्य से जो हेल्थ से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आपको इसी पोर्टल में मिल जाएगी। तो इसलिए सरकार अब ज़्यादा से ज़्यादा पोर्टल ला रहे हैं। तो पोर्टल में क्या होता है ना कि एक अच्छा खासा इंगेजमेंट है सरकार की तरफ से भी और हम कॉमन यूज़र्स की तरफ से भी, और हमें अगर लगता है कि कुछ यहाँ पे चेंजेस करने की ज़रूरत है तो हम लोग वो भी कर सकते हैं, वो भी एडवाइस भी कर सकते हैं। तो इसलिए एक बेटर इन्वायरमेंट देखने को मिलता है सरकार और सिटीजन के बीच में। तो इसलिए आप देखते हो कि हर जगह पोर्टल ही लाया जा रहा है। नेशनल ओवरसीज़ पोर्टल और नेशनल ट्राइबल फेलोशिप पोर्टल है। ऑनलाइन परफॉर्मेंस डैशबोर्ड भी लाया गया जिसमें कि ट्राइबल्स को एम्पावरिंग ट्राइबल ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये जो है डिजिटल इंडिया के द्वारा एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया है।
ई न्यूज़ लेटर है, यानी कि न्यूज़ यहाँ पे हेल्थ और न्यूट्रिशन के बारे में बताया जाएगा, जो कि अलेख है, अलेख नाम का ई न्यूज़ लेटर है, ठीक है। डेटा रिलेटेड अगर हम लोग देखें ट्राइबल्स और ट्राइबल हेल्थ की क्या हालचाल है, तो 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग बताया जाता है कि ट्राइबल पॉपुलेशन जो हमारे इंडिया में है वो 104 मिलियन से भी ज़्यादा है, और साथ ही साथ 705 ट्राइब्स है, और ये हमारे पूरे कंट्री की पॉपुलेशन का 8.6 जो है वो % यहाँ पे कंट्रीब्यूट करते हैं। मोर देन जो 90% यहाँ पे ट्राइबल पीपल्स है ना, वो अभी भी गांव वाले क्षेत्र में रहते हैं, ठीक है। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा ट्राइबल पॉपुलेशन देखने को मिलेगा, फिर महाराष्ट्र, उड़ीसा और राजस्थान, इस तरीके से। तो मतलब कि टॉप 5 स्टेट का नाम पता होना चाहिए जहाँ पे ट्राइबल पॉपुलेशन मैक्सिमम है। तो फर्स्ट वन इज़ मध्य प्रदेश, सेकंड वन इज़ महाराष्ट्र, थर्ड इज़ उड़ीसा एंड फोर्थ वन इज़ राजस्थान। फिफ्थ आप लोग झारखंड समझ सकते हो। सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन अगर हम लोग देखें कि कैसी कंडीशन है, तो लाइवलीहुड स्टेटस बताया जाता है कि जो भी ट्राइबल पीपल बिलो पॉवर्टी लेवल लाइन के नीचे है, BPL के नीचे, वो 40% तक है। साथ ही इनको बेसिक एमिनिटीज़ भी पूरी तरीके से नहीं मिलती है, इनको जो है पानी का पीने का पानी नहीं मिलता, सैनिटेशन फैसिलिटी नहीं मिलती, ड्रेनेज फैसिलिटी और कुकिंग फ्यूल की भी यहाँ पे कमी देखने को मिलती है। एजुकेशन गैप है, बहुत कम ही आपको देखने को मिलेगा कि ST फैमिलीज़ जो है वो एजुकेटेड है, 41 ही % है। सेक्स रेशियो अगर हम लोग देखें तो सेक्स रेशियो कमाल का होता है, यहाँ पे विमेन को लेकर डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाता। 1000 में 990 है यहाँ पे, तो आप समझ सकते हो कि जो नेशनल एवरेज है वो 933 है बाई 1000। तो 1000 नंबर ऑफ़ मेन है और साथ ही साथ नंबर ऑफ़ विमेन यानी गर्ल कितनी है, तो 933 है। तो यहाँ पे सेक्स रेशियो जो है ट्राइबल पीपल में बहुत ज़्यादा होता है। तो ये इनकी सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन है जो कि आप देख सकते हो। तो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है कि इनके ऊपर ध्यान दिया जाए एजुकेशन सेक्टर में, हेल्थ सेक्टर में। तो हेल्थ सेक्टर में इसलिए यहाँ पे ध्यान दिया जाता है, और ये इतने आइसोलेट रहते हैं कि इनका बताया जाता है कि ट्रिपल बर्डन ऑफ डिजीज़ेस ये लेकर कैरी करते हैं, क्योंकि ये ना हॉस्पिटल जाते हैं, ना इनको इस तरीके की फैसिलिटी मिलती है। तो जो भी बीमारियाँ हैं ये काफ़ी ज़्यादा हद तक जो है इनके पास देखने को मिलता है। माल न्यूट्रिशन भी है, कुपोषण का शिकार होते हैं, और इनके पास कम्युनिकेबल डिजीज़ बहुत होती है। कम्युनिकेबल डिजीज़ कहने का मतलब है कि वो डिजीज़ जब आप किसी से कम्युनिकेट करते हो, बात करते हो, तब आपके माउथ से मे बी वो ड्रॉपलेट के थ्रू या फिर स्नीज़ करने के टाइम में जो ड्रॉपलेट आउट होते हैं, उन सब से जो है सामने वाले भी इम्पैक्ट अफेक्ट हो सकते हैं। जैसे मलेरिया है, ट्यूबरक्लोसिस है, HIV है, हेपेटाइटिस है। तो ये सारे खतरनाक जो बीमारी है ये आपको ट्राइबल पॉपुलेशन में देखने को मिलेगा। जेनेटिक डिसऑर्डर है और लाइफस्टाइल डिजीज़ भी है, जैसे कि हाइपरटेंशन हो गया, डायबिटीज़ हो गया, रेस्पिरेटरी डिजीज़ हो गया। तो ये कुछ ऐसे डिजीज़ है जो कि इनके अंदर बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। जेनेटिक डिसऑर्डर भी है, इट मीन्स कि एक जनरेशन में अगर किसी भी तरीके की डिसऑर्डर है, जैसे आप देखो कि हीमोफीलिया ये सब होता है, तो एनीमिया वगैरह हो गया, सिकल सेल एनीमिया हो गया, तो ये सब जो है ना दूसरे जनरेशन को भी चला जाता है। मेंटल इलनेस और एडिक्शन भी है। अगर हम लोग नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो 3 था उसके अकॉर्डिंग देखें तो ऐसा बताया जा रहा है कि 15 से 54 एज तक के जो यहाँ पे लोग हैं, 72% जो ट्राइबल के आदमी है वो टोबैको यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है टोबैको का एज़ कम्पेयर टू जो नॉन ट्राइबल मैन है उसके कंपैरिजन में। यहाँ पे पूरे फैक्ट्स आपको देखने को मिल रहा होगा, ओके। समझने के लिए कम है, आपको रट्टा मारने के लिए ज़्यादा है, ये चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। ट्राइबल पॉपुलेशन के बारे में आपको कुछ भी लिखने आए तो एटलीस्ट आप एक बार में ये पूरा चीज़ें उठा के लिख दो तो आपकी बात बन जाएगी। अदर इंडिकेटर्स आप देख सकते हो कि जो परफॉर्मेंस रिलेटेड है, यानी कि वो कितने लंबे साल तक जीते हैं, लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितना है, मैटरनल मोर्टालिटी यानी कि जब माँओं की डेथ कितनी होती है, एडोलेसेंट हेल्थ कैसा है, चाइल्ड मॉर्बिडिटी कैसी है, मोर्टालिटी कैसी है, ये सारी चीज़ें अगर हम लोग देखें यहाँ पे तो उनकी परफॉर्मेंस भी देखने को मिलता है। जैसे लाइफ एक्सपेक्टेंसी अगर हम लोग देखें तो 63.9 है, जो कि नेशनल एवरेज कितना है 67, यानी कि 67 ईयर्स तक जो है हमारे जो नॉन ट्राइबल पर्सन है वो जीते हैं, लेकिन ट्राइबल पीपल्स जो है 63 ईयर्स तक ही जीते हैं, चलिए 64 मान लीजिए। अंडर 5 मोर्टालिटी देखें, यानी कि जब बच्चे जन्म लेते हैं तो 5 साल तक जो मरने का यहाँ पे तादाद है वो 74 है, जो कि आप लोग देख सकते हो कि ये लोग जल्दी तेज़ी से इनकी जान जाती है एज़ कम्पेयर टू नेशनल में। 50% जो एडोलेसेंट है, ST गर्ल्स है, वो अंडर वेट है, और बॉडी मास इंडेक्स भी जो है वो 18.5 से कम है, तो बहुत पुअर स्थिति है। अगर 80% यहाँ पे हम लोग ट्राइबल चाइल्ड की बात करें तो वो अंडर नरिश्ड है, इट मीन्स कि उनके बॉडी में जो वाइटामिन, प्रोटीन, फैट, मिनरल्स, ये सारी चीज़ों की ज़रूरत होनी चाहिए वो उनको पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल रहा है, और वो एनीमिया से भी यहाँ पे जूझ रहे हैं, यानी कि खून की कमी है। खून की कमी इसलिए क्योंकि आयरन का जो इंटेक है वो ज़्यादा नहीं हो पा रहा है। 40% अगर आप अंडर 5 जो ट्राइबल चिल्ड्रेन है वो आप देखोगे तो स्टंटेड है। स्टंटेड मीन्स शॉर्ट हाइट है उनकी एज के हिसाब से, तो ये सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है। अदर इनिशिएटिव अगर हम लोग ट्राइबल पॉपुलेशन के द्वारा देखें तो काफ़ी ज़्यादा इनिशिएटिव लाया गया है, क्योंकि देखिए ट्राइबल पॉपुलेशन ऐसे हैं, स्केड्यूल कास्ट और स्केड्यूल ट्राइब, जिनके ऊपर हमारा जब से संविधान हमने लागू किया है तब से इनके ऊपर ध्यान दे रहे हैं।
तो सरकार के द्वारा भी इनिशिएटिव बहुत ज़्यादा लिया गया और बहुत हद तक जो है इनकी जो स्थिति है वो ठीक भी हुई है। जैसे रिजर्वेशन आप देखते हो तो वर्टिकल रिजर्वेशन इनको दिया गया है, तो इसलिए इनकी स्थिति और ठीक करने की ज़रूरत है। आप देखो कि नॉर्थ ईस्टर्न रीजन कम्युनिटी रिसोर्सेज और मैनेजमेंट प्रोग्राम यहाँ पे है। इसमें क्या है कि जो भी जो लोग यहाँ पे रहते हैं ट्राइबल पॉपुलेशन के, वो पुअर और मार्जिनलाइज जो है उनकी लाइवलीहुड को थोड़ा ठीक करना है। फोकस क्या क्या किया जा रहा है किस किस एरिया में, तो सोशल मोबिलाइजेशन, यानी कि वो घूम सके, कॉमन जो हमारा मार्केट होता है और सारे लोग जहाँ पे घूमते हैं वो भी वहाँ पे आकर घूम सकें। साथ ही इंटरवीन भी करना है उनकी जो सोशियो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी उनके लिए अच्छा खासा क्रिएट करने की ज़रूरत है। कुछ ये आप जो स्कीम देख रहे हो ये 4 स्टेट में इसको इम्प्लीमेंट किया गया। मेनली ये नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के लिए है। नॉर्थ ईस्ट कहने का मतलब है कि 6 सिस्टर्स आपको देखने को मिलेंगे, 7 सिस्टर्स कहते हैं इसे, जो कि आपका असम, मिज़ोरम, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, ये सारे, त्रिपुरा, ये सारे हैं। लेकिन इसमें से 4 स्टेट है जिसमें कि अभी तक इसको जो है इम्प्लीमेंट किया गया है, जो कि है अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर और मेघालय। जॉइंट इनिशिएटिव अगर हम लोग इसमें देखें तो मिनिस्ट्री ऑफ डोनर भी है, इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट भी है। तो ये छोटी सी यहाँ पे स्कीम है, इसके बारे में ध्यान रखना है। प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम दी जाती है, यानी कि स्कॉलरशिप दिया जाता है जो कि जितने बच्चे अगर पढ़ना चाहते हैं और हायर एजुकेशन में जाना चाहते हैं तो उनकी यहाँ पे फ़ीस भी 50% या उससे और कम हो जाता है। तो यहाँ पे सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, कहने का मतलब है कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों के द्वारा यहाँ पे फंड प्रोवाइड किया जाता है। और ये जो काम किया जा रहा है ये मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के ही अंदर है। इसका ऑब्जेक्टिव है कि जो एसटी चिल्ड्रन के जो पेरेंट्स हैं ना, उनको यहाँ पे सपोर्ट करना है कि उनकी ड्रॉप आउट ना हो। इट मीन्स कि ऐसा नहीं है कि पैसे की कमी के कारण वो अपने बच्चों को स्कूल में ना पढ़ा पाएँ, कॉलेजेस में ना पढ़ा पाएँ। साथ ही जो पार्टिसिपेशन है, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो है ना यहाँ पे मैट्रिक स्टेज में आ सके, वो कम से कम 10th बोर्ड भी दे, तो इस तरीके का यहाँ पे प्रावधान लाया गया है। ऑनलाइन परफॉर्मेंस डैशबोर्ड है जो कि है एम्पावरिंग ट्राइबल ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ये हमारे डिजिटल इंडिया के अंदर एक इनिशिएटिव लाया गया जिसमें कि रियल टाइम डिटेल्स बताया जाएगा। जो इस 11 स्कीम्स और इनिशिएटिव हैं मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के अंदर, जो कि मेनली यहाँ पे ट्राइबल पॉपुलेशन के लिए है। डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव का अगर हम लोग कुछ पार्ट देखें तो वो यहाँ पे काम कर रहा है किसके लिए, तो स्केड्यूल ट्राइब को एम्पावर करने के लिए। और अगर डिजिटल सारी चीज़ें लाई जा रही है तो इट मीन्स कि स्कीम्स के इम्प्लीमेंटेशन में आपको ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी देखने को मिलेगा। साथ ही इसको डेवलप किसके द्वारा किया जा रहा है, तो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। स्केड्यूल ट्राइब के लिए आपको मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ही देखने को मिलेंगे क्योंकि हर जगह यही काम करते हैं। उसके बाद एक अलग इनिशिएटिव लाया गया जिसको कि ट्राइफेड इनिशिएटिव कहते हैं। ये क्या है, ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया, यानी कि इनको मार्केटिंग इनका डेवलप करने के लिए, इनकी इनकम सोर्सेज को बढ़ाने के लिए इस तरीके का ट्राइफेड यहाँ पे लाया गया। तो इसके लिए देखें तो ट्राईफूड प्रोजेक्ट लाया गया। एक्चुअली ये जॉइंट इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री और मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स और ट्राइफेड के बीच में। इसका एम यही है कि जो ट्राइबल पॉपुलेशन है उनकी इनकम को बढ़ाना है, बेटर यूटिलाइजेशन हो सके। और सबसे बड़ी बात है ना कि वो जंगलों में रहते हैं, तो जंगलों में जो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस होता है, छोटे मोटे जो यहाँ पे आप देखते हो कि टिम्बर हो गया, लकड़ियाँ हो गई, बहुत तरीके की जो और भी चीज़ें यहाँ पे फॉरेस्ट से प्रोड्यूस होती है, तो उनको बेचकर जो है, उनको मार्केट में बेचकर उनकी अर्निंग हो जाती है, उससे वही अपनी दिनचर्या वो उसी से चलाते हैं। तो ये और बेटर तरीके से हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू एडिशन कर सके माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस में, जिससे कि उनकी इनकम बढ़ेगी, उनके हाथ में पैसे ज़्यादा आएंगे तो वो अच्छे तरीके से उसको खर्च कर पाएंगे और अपनी लाइवलीहुड को और बेटर तरीके से जो है बढ़ा पाएंगे। उसके बाद ट्राइब्स इंडिया ई मार्केट प्लेस है, तो ये भी इनिशिएटिव है जो कि ट्राइफेड के थ्रू ही लाया गया। ट्राइफेड का मेन काम यही है ना कि ट्राइबल पॉपुलेशंस की जो यहाँ पे इनकम है उसको बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, और साथ ही साथ जो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है उस पर भी ज़्यादा ध्यान देने की बात की जा रही है। तो एक्चुअली आप देखो कि 5 लाख ट्राइबल प्रोड्यूसर्स ऐसे हैं जिनकी बहुत तरीके की सोर्सिंग है अर्निंग का। सबसे पहला कि वो हाथों से बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं, हैंडीक्राफ्ट हो गया, हैंडलूम हो गया, नेचुरल फूड प्रोडक्ट्स हो गया, तो इन सब पे वो बहुत अच्छा काम करते हैं, तो उसमें उनको काम करने की ज़रूरत है और इनको बढ़ावा यहाँ पे दिया जाएगा। साथ ही साथ टेक फॉर ट्राइबल है। टेक फॉर ट्राइबल कहने का क्या मतलब है कि यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई के द्वारा ये सपोर्ट किया जा रहा है कि यहाँ पे एम है कि किस तरीके से एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स जो है वो ट्राइबल फॉरेस्ट प्रोड्यूस के गैदर्स जितने भी होते हैं उनको यहाँ पे लेकर आना है। और ये भी एक हमारा स्कीम आया था प्रधानमंत्री वन धन योजना, यानी कि जो हमारा वन है, फॉरेस्ट है, वो एक तरीके का धन मीन्स वन धन है, जितना फॉरेस्ट है वो हमारे नेचर के लिए और ह्यूमन बीइंग के लिए भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट है, तो इसलिए इसको लाया गया है। और ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे सपोर्ट किया जा रहा है मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई के द्वारा।
साथ ही आप देखो कि कामत बसाई है। कामत बसाई ये केरल गवर्नमेंट का यूनिक प्रोग्राम है जिसमें कि ट्राइबल बच्चों को यहाँ पे टीच किया जाएगा उनके मदर टंग में, उनका जो भी लैंग्वेज है उसी में ट्राइबल पॉपुलेशंस को यहाँ पे पढ़ाया भी जाएगा। तो ये भी चीज़ें हैं, उनकी अपनी लैंग्वेज में उसको उनको पढ़ाया जाए, वैसे स्कूल हो जिसमें कि उनकी लोकल लैंग्वेज में उनको पढ़ाया जाए तो काफ़ी बेटर है। जैसे आप देखते हो कि अभी जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आया है उसमें वही बातें रखी गई कि 5 स्टैंडर्ड तक जो है बच्चों को अपने लैंग्वेज में पढ़ानी चाहिए जिससे कि वो बेटर तरीके से चीज़ों को समझ सके। जब 5 स्टैंडर्ड तक बच्चे नहीं समझ पाते हैं चीज़ों को तो फिर आगे उनको जो है पढ़ने में और समझने में दिक्कत होती है। तो वही चीज़ें यहाँ पे ट्राइबल पॉपुलेशन के द्वारा भी किया जा रहा है, कि द्वारा नहीं उनके लिए यहाँ पे किया जा रहा है। अब देखिए एक न्यूज़ निकल कर आ चुकी है कि आपकी EPFO की जो एग्ज़ाम है वो यहाँ पे फिर से पोस्टपोन्ड हो गया। तो ये 2020 का पेपर है, बार बार पोस्टपोन्ड हो रहा है। जैसे कि आप देख रहे हो कोरोना वायरस की केसेस बहुत बढ़ते जा रही, पीक पे जा रही है, बट आपको थोड़ी सी ढीली नहीं रखनी है क्योंकि जैसे ही आप देखिए ये फिर से इसको रीशेड्यूल किया जाएगा तो लंबे समय तक नहीं किया जाएगा, बहुत ही शॉर्ट टाइम में इसको कर दिया जाएगा। जैसे ही हमारे यहाँ जो कंडीशन है वो थोड़ी नॉर्मल हो जाए तो उसके बाद जो है ना इसको फिर से रीशेड्यूल किया जा सकता है। तो आप लोग अपनी प्रिपरेशन को इसी तरीके से लेकर चलिए, आज नहीं तो कल पेपर देना ही है, रिलैक्स होने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग आराम से पेपर देते रहिएगा, एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते रहिए और पेपर तो देना ही है। ओके, तो बात करते हैं हम लोग एल्डरली पॉपुलेशन इन इंडिया के बारे में। तो यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर आ गए जिनके द्वारा लॉन्च किया गया है डिकेड ऑफ हेल्दी एजिंग, यानी कि जैसे आज की डेट में हम लोग कहते हैं कि यूथ पॉपुलेशन है, तो यूथ पॉपुलेशन है यानी कि वर्किंग एज पॉपुलेशन है। अब यही वर्किंग एज पॉपुलेशन, यूथ पॉपुलेशन 10 साल 20 साल के बाद जो है वो एक एजिंग हमारा बढ़ते जाएगा, ठीक है, ओल्ड एज में हम लोग काउंट होने लगेंगे। तो क्या हो जाएगा कि एक हेल्दी एजिंग होना चाहिए, इस पे ध्यान दिया जा रहा है। आज के डेट में जो हमारा लाइफस्टाइल है उसके अकॉर्डिंग आपको लगता है कि आगे चलकर हम लोग हेल्दी रहने वाले हैं? रात में उल्लू जैसा जगना, दिन में गधे जैसा सोना और पिज़्ज़ा चाउमीन बर्गर इन सारी चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देना, ऑयली फूड्स ज़्यादा खाना, जो हमारा जो हेल्दी डाइट होता है, ड्राई फ्रूट्स पता नहीं ये सब किसको कहते हैं, ये सब नहीं जानना। तो एक्चुअली ये आज की डेट में मैं देखती हूँ ऐसा होता है, समटाइम्स मैं भी ऐसे करती हूँ। तो इसलिए हम लोग क्या हेल्दी रहने वाले, तो हेल्दी कहने का मतलब है कि डाइट अपना बेटर रखिए, चाहे आप दिन में सोइए या रात में सोइए, वो मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि जितनी देर आप जगते हो उतनी देर आप अपने माइंड के लिए, अपने बॉडी के लिए क्या करते हो, कितना एक्सरसाइज करते हो, कितना योगा करते हो, कितना फ्रूट्स वेजिटेबल इंटेक करते हो, वो मैटर करता है। तो उस चीज़ों को कहा जा रहा है कि हेल्दी रहना। हेल्दी रहना इन द सेंस कि हम लोग आगे चलकर ऐसा नहीं कि 10 डिजीज़ लेकर बैठ गए हो, डिजीज़ ना हो, एकदम हिस्ट पुस्ट और एकदम तंदुरुस्त हो जैसे आज की डेट में है। तो वो चीज़ें कही जा रही है। अब यहाँ पे मेजर करने का बात किया जा रहा है कि 2020 से लेकर 2030 तक जो है ये 10 साल का यहाँ पे देखा जाएगा, जो कि इंटरनेशनल डे फॉर ओल्डर पर्सन 1 अक्टूबर को है, उस समय जो है ये इसको लाया जा रहा है, लाया गया था। तो डिकेड ऑफ हेल्दी एजिंग है जो इसको वर्ल्ड हेल्थ असेंबली के द्वारा इसको एंडोर्स किया जा रहा है। तो अब हेल्दी एजिंग के बारे में समझते हैं। हेल्दी एजिंग की जो डेफिनेशन है WHO के द्वारा कहा गया है कि हमें हेल्दी एजिंग यानी कि एक ऐसा एजिंग होना चाहिए जो कि हेल्दी हो, यहाँ पे डेवलपिंग होना चाहिए, फंक्शनल एबिलिटी को मेंटेन करना है, और ओल्ड जो एज होंगे ना, ओल्डर एज, वो एक वेलबींग हो, यानी कि बीमारी से ग्रस्त और एकदम से लुस्त पुस्त नहीं, एकदम मस्त हो, उस तरीके का। फंक्शनल एबिलिटी कहने का मतलब है कि उनके पास कैपेबिलिटीज़ हो, कि उनको सारी चीज़ें मिल सके, उनके पास रीज़न हो उनके वैल्यू करने का, वो अपनी सारी नीड्स को पूरा कर सके, साथ ही डिसीज़न ले सके, बी मोबाइल हो सके, है कि नहीं। तो ये सारी चीज़ें कही जा रही है। अब इसमें क्या इंक्लूड है, तो सारे फिजिकल और मेंटल कैपेबिलिटीज़ इंक्लूड किया जा रहा है। इट मीन्स कि फिजिकली फिट और मेंटली फिट, ये दोनों चीज़ों पे इस पे ध्यान दिया जाएगा। हेल्दी रहोगे तो आपकी माइंड भी आज के डेट में जितनी तेज़ी से एक्सरसाइज करता है, आपकी बॉडी भी एक्सरसाइज करती है। कहीं भी जाने से आप पहले सोचते नहीं हो कि आप जा नहीं पाओगे या फिर क्या है नहीं है, दिस एंड डैट, आप चले जाते हो कहीं पे भी, ठीक है। मतलब कि यू आर फ्री टू मूव, है ना। फिजिकली तो आपको कांस्टेंट नहीं है ना कि आपके पैरों में दर्द है, दिमाग में दर्द है तो आप जा नहीं पा रहे हो। लेकिन आप सोचिए जब एक समय के बाद आप जब बूढ़े हो जाएंगे, ओल्ड एज हो जाएगी, तो फिर नहीं आप लोग उस तरीके का, आपकी जो मेंटल वर्क है वो भी कम हो जाती है, सोचने समझने की क्षमता भी कम हो जाती है, कभी कभी तो भूल भी जाते हैं, अल्जाइमर जैसी भी बीमारी होती है। तो ये सारी बीमारी ना हो तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, बेटर तरीके से आज के डेट में अपना हेल्थ पे ध्यान दीजिए, है कि नहीं। अब ये जो आज के डेट में WHO हेल्दी एजिंग का कॉन्सेप्ट लेकर आया, इससे पहले WHO का कहना था एक्टिव एजिंग, यानी कि हमारी जो आज के डेट में यूथ पॉपुलेशन है वो जैसे एक्टिव है ना, वो बूढ़े एज में भी वैसे ही होनी चाहिए। बट ऐसा नहीं होना चाहिए। उनको आज के डेट में लग रहा है कि जिस तरीके से हमारा दिनचर्या है, हमारी लाइफस्टाइल है, कि जो हम लोग रात में जागते हैं और दिन में सोते हैं, जिस तरीके से पिज़्ज़ा चाउमीन बर्गर के पीछे भागते हैं, तो उससे क्या होगा, क्या हम लोग हेल्दी रहेंगे? नहीं रहेंगे। हम लोग 10 बीमारी लेकर बैठने वाले हैं आगे चलकर, ठीक है। आज की डेट में आप देख लो
ये सब खाने से ओबेसिटी वाली प्रॉब्लम हो गई, हाई बीपी हो गया, शुगर हो गया, मतलब इस एज में ये सारी बीमारी हो गई है ना, जो कि पहले एक सर्टेन एज के बाद ही होती थी, लेकिन आज में तो कोई एज का बैरियर ही नहीं है, किसी को भी शुगर हो रहा है, डायबिटीज़ हो रहा है, हाई बीपी वाली प्रॉब्लम हो रही है, ओबेसिटी एक बीमारी में आपका काउंट हो चुका है, ज़रूरत से ज़्यादा मोटापा, अदरक हो जाना, तो वो सारी चीज़ें आप देख रहे हो। तो इसलिए WHO का फोकस है और कहा जा रहा है कि नहीं बाबा, अब ये एक्टिव एजिंग मारो गोली, हेल्दी एजिंग लेकर आओ, है कि नहीं। और ये जो प्रिंसिपल है हम लोग इसको फॉलो कर रहे हैं, मैड्रिड इंटरनेशनल प्लान ऑफ एक्शन के बेसिस पे है, और इसी में ये बात की जा रही है हेल्दी एजिंग की। तो हम लोग देख लेते हैं कि हमारे इंडिया में क्या स्टेटस है एल्डरली पॉपुलेशन का। तो अगर हम लोग सेंसस के हिसाब से देखें तो 104 मिलियन एल्डरली पॉपुलेशन है, जिसमें से 53 मिलियन फीमेल्स है एंड 51 मिलियंस आर मेल। तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जब हमारे कंट्री में बच्चे बॉर्न होते हैं तो उस समय नंबर ऑफ़ बॉयज़ आर मोर देन नंबर ऑफ़ गर्ल्स, बट एट द सेम टाइम आप जब ओल्डर एज में काउंट करोगे तो नंबर ऑफ़ फीमेल्स आर मोर देन नंबर ऑफ़ मेल। येस, इट इज़ ट्रू। 71% जो एल्डरली पॉपुलेशन है वो हमारे ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, और अर्बन एरिया में आप देख लीजिए 29% ही है। तो ग्रामीण क्षेत्र में ज़्यादा दिन तक जीते भी हैं लोग, बूढ़ापा में भी, क्योंकि वो लोग काफ़ी हिस्ट पुस्ट रहते हैं, क्योंकि वो लोग वर्किंग होते हैं, काम करते हैं, मेहनती होते हैं, अपना हेल्थ का ख्याल रखते हैं, टाइम टेबल फॉलो करते हैं, तो उस तरीके की चीज़ें होती है। ओल्ड एज डिपेंडेंसी रेशियो भी बढ़ती जा रही है। इट मीन्स कि बूढ़े होंगे तो किसी ना किसी पे डिपेंडेंट हो जाएंगे, मेनली अपने बच्चों पे ही डिपेंडेंट होते हैं लोग। साथ ही केरल में सबसे ज़्यादा प्रोपोर्शन है एल्डरली पॉपुलेशन का, और सबसे कम कहाँ है तो दादर एंड नागर हवेली में। इंडिया की जो एल्डरली पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है ना, तो इस सरकार को मजबूर कर रही है कि आप भी हमारे बारे में सोचो, और सरकार सोच रही है, और वो सोच रही है कि जो सिल्वर इकॉनमी का जो कॉन्सेप्ट है उसको लाया जाए। अब ये सिल्वर इकॉनमी क्या है? ब्लू इकॉनमी तो आपको इन्वायरमेंट में चिक चिक के पढ़ाई हूँ, अब सिल्वर इकॉनमी समझिए। सिल्वर इकॉनमी एक ऐसा मार्केट होना चाहिए, ठीक है, जिसमें जो एल्डरली पॉपुलेशन है, एजिंग पॉपुलेशन है, उनकी सारी सुख सुविधाओं के समान मिले, उनका जो भी नीड है ना वो उनके चारों ओर डेवलप्ड हो जाए। तो ये चीज़ें कहा जा रहा है कि अब फोकस दिया जाएगा सिल्वर इकॉनमी में। मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स सीनियर सिटीजन्स एक्ट 2007 का एक कानून है, जो कि यहाँ पे बात की जाती है कि जब हमारे पेरेंट्स बूढ़े हो जाते हैं तो उनको मेंटेनेंस करने के लिए, सीनियर सिटीजन को मेंटेनेंस करने के लिए, उनके वेलफेयर के लिए एक कानून लाया गया। इस कानून में ये है कि जो बच्चे होंगे ना, जिसमें सन, डॉटर, ग्रैंडसन और ग्रैंड डॉटर आते हैं। पेरेंट्स कौन होंगे? पेरेंट्स कहने का मतलब है कि फादर मदर, जो कि बायोलॉजिकल हो या फिर अडॉप्टिव पेरेंट्स हो या फिर स्टेप फादर स्टेप मदर हो, ये सारे पेरेंट्स के कैटेगरी में आते हैं इस कानून के कानून के अंतर्गत। रिलेटिव कहने का मतलब है कोई भी लीगल हेयर, यानी कि कोई भी कानूनी तौर पर, और आपके यहाँ लीगल हेयर जो बच्चे हैं सीनियर सिटीजन्स जो कि माइनर नहीं है, और साथ ही साथ जो है मेंटेनेंस कहने का मतलब है कि जिसमें आपको फूड, क्लोथिंग, रेजिडेंस, मेडिकल असिस्टेंस, ये सब की प्रोविज़न प्रोवाइड करनी है, इवन ट्रीटमेंट भी देनी है अपने पेरेंट्स को इस तरीके से जैसे कि वो पहले नॉर्मल लाइफ जी रहे थे, आज के भी डेट में वो नॉर्मल लाइफ जी सके। सबसे बेहतर बात है कि जैसे बच्चों को हम लोग जब छोटे होते हैं तो हमारे पेरेंट्स इतना ख्याल रखते हैं, हमारे हर एक ज़रूरतों को वो पूरा करते हैं, और हमें नॉर्मल लाइफ लीड करने के लिए एक अच्छा खासा सारी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। तो एक गिव एंड टेक प्रिंसिपल भी होता है, तो हम लोग जब लिए हैं तब हमें जो है देने की बारी आई है। तो जब पेरेंट्स हमारे बूढ़े हो जाते हैं तो हमारा भी वही कर्तव्य है कि हम उनको सारी सुख सुविधाएं की चीज़ें प्रोवाइड करें, जिससे वो भी एक अच्छा खासा नॉर्मल लाइफ लीड कर सकें। मेंटेनेंस ऑर्डर क्या है कि अपर लिमिट रखा गया है मेंटेनेंस फ़ी का, जो कि 10,000 यहाँ पे कानून के अनुसार यहाँ पे देना है। इसी में अगर हम लोग डिपॉजिट भी करने की बात की जाती है मेंटेनेंस अमाउंट की, तो ये जहाँ यहाँ पे जो बच्चे होते हैं, रिलेटिव होते हैं, जिनको यहाँ पे लगता है कि उनको पे करना चाहिए कोई मेंटेनेंस, तो वो यहाँ पे पे कर सकते हैं। अपील करने की भी बात की गई है कि कोई भी सीनियर सिटीजन या पेरेंट है, अगर उनको लगता है कि उनके वो एग्रीव्ड है तो वो ट्रिब्यूनल में जा सकते हैं। 60 डेज़ जब से वो ऑर्डर देंगे तब से उनकी जो बातें वो सुनी जाएगी। मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन्स बिल 2019 में लाया गया था। अभी तक देखिए इसको 2007 का जो कानून था उसके कुछ पार्ट्स को अमेंड करने के लिए अभी तक तो आया नहीं है, जब आएगा तो बात कर लेंगे उसके ऊपर। सेकंड यहाँ पे बात करते हैं नेशनल प्रोग्राम फॉर हेल्थ केयर फॉर एल्डरली। एक्चुअली ये इंटरनेशनल और नेशनल कमिटमेंट है सरकार का, जो कि यहाँ पे यूनाइटेड कन्वेंशन ऑन द राइट ऑफ पर्सन डिसेबिलिटी जो भी हमने देखा उसके बेसिस पे नेशनल पॉलिसी ऑन ओल्डर पर्सन जो कि 1999 में अडॉप्ट किया गया था। सेक्शन 20 बात करती है यहाँ पे मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन, उसके बेसिस पे इस स्कीम को लाया गया है। यहाँ पे क्या है कि इजी एक्सेस देना है, प्रमोशनल, प्रिवेंटिव, क्यूरेटिव एंड रिहेबिलिटिव सर्विसेज, जो कि जितने भी यहाँ पे एल्डरली पॉपुलेशन है उनको बेहतर तरीके से प्राइमरी हेल्थ केयर अप्रोच मिल सके। कोर स्ट्रैटेजी क्या है जो कि प्राइमरी हेल्थ केयर अप्रोच के ऊपर यहाँ पे बेस्ड हो, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। अब यहाँ पे आप रिलेटेड न्यूज़ भी देख सकते हो जो कि यहाँ पे लाया गया है लासी वेव 1। ये इंडिया का रिपोर्ट है, इट मीन्स कि लॉन्गिट्यूडनल एजिंग स्टडी ऑफ इंडिया है। लासी क्या है? लासी एक फुल स्केल, यहाँ पे आप देखो
नेशनल सर्वे ऑफ साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन है हेल्थ इकोनॉमिक सोशल डिटर्मिनेंट्स का और कॉन्सिक्वेंसेस का, जो कि पॉपुलेशन एजिंग की है। इसको रिलीज़ किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। तो ये आप लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हो, लेकिन एजिंग की अगर बात करें, हेल्दी पॉपुलेशन एल्डरली पॉपुलेशन की बात करते हैं, तो वहाँ पे फैमिली एंड हेल्थ, जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है वो इंक्लूड होते हैं। तो इसको कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ पे एक्चुअली बताया जा रहा है कि 3% एनुअली जो है एल्डरली पॉपुलेशन यहाँ पे बढ़ते जा रहे हैं, और नंबर ऑफ जो एल्डरली पीपल है वो बढ़ते ही जा रहे हैं, जो कि आज के डेट में आप देखो कि बताया जा रहा है कि 2050 तक 319 मिलियन हो जाएंगे, जो कि 2011 में कितने थे, तो 103 मिलियन थे। तो ये और भी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है। अबाउट आप बताओगे 2 एल्डरली में से 1 जो है ना वो कुछ क्रॉनिक डिजीज़ से सफ़र कर रहे हैं। आप अपने पेरेंट्स को ही देख लो, कोई ना कोई बीमारी से वो ज़रूर जूझ रहे होंगे। तो यही चीज़ें बताई जा रही है। पीपल्स जिनका यहाँ पे 45 ईयर्स है इंडिया में, वो ऑन एन एवरेज पर कैपिटा इनकम उनकी 44,901 है, यानी 45,000 है। 78% जो एल्डरली है वो ना तो यहाँ पे पेंशन रिसीव करते हैं, ना एक्सपेक्ट करते हैं कि वो इसको रिसीव भी करेंगे। तो ये भी प्रॉब्लम है कि हमारे यहाँ की जो एल्डरली पॉपुलेशन है उनको यहाँ पे पेंशन भी नहीं मिलती है। पेंशन मिलती तो कम से कम सोशल सिक्योरिटी बना रहता उनके पास। पेंशन नहीं मिलती है, तो इसलिए उनको जो है डिपेंडेंसी रेशियो हमारे यहाँ बढ़ती जा रही है। तो सब एक चीज़ से को रिलेटेड है। इस तरीके से सोच समझ के आप लोग स्टडी किया कीजिए। ये लासी याद रखिएगा, काफ़ी अच्छी ये इंपॉर्टेंट कह सकते हो कि ये रिपोर्ट है। अब देखते हैं कि क्या क्या सरकार के द्वारा इनिशिएटिव लिया गया है एल्डरली पॉपुलेशन के लिए। तो हमारे संविधान में आर्टिकल 41 है, जिसमें बात किया जाता है कि वर्क को सिक्योर करना, एजुकेशन लेना, पब्लिक असिस्टेंस राइट होना पर्सन के लिए इन केस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ओल्ड एज, सिकनेस, डिसेबल्ड और यहाँ पे अंडर सर्व्ड जो चाहते हैं। सेकेंड है इंटीग्रेटेड प्रोग्राम लाया गया ओल्डर पर्सन के लिए, जिसमें उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंप्रूव कर सके। नेशनल प्रोग्राम है हेल्थ केयर ऑफ द एल्डरली के लिए, जिसमें कि वेरियस लेवल ऑफ प्राइमरी हेल्थ कोर सेटिंग की बात की जाती है। मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन कानून लाया गया है। इंदिरा गांधी नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम लाई गई है, और ये सेंट्रल असिस्टेंस दी जाएगी इन द फॉर्म ऑफ पेंशन। राष्ट्रीय वैश्विक योजना लाई गई है, जिसमें मदद दी जाएगी, और जो यहाँ पे जीने के लिए जो असिस्टेंस डिवाइस है, जैसे कि जिन बूढ़े होते जाते हैं लोग, तो उनको आँख की रोशनी ख़त्म हो जाती है, कम दिखने लगती है, तो उनको प्रॉपर रिस्पेक्ट से उनके पावर का देना होता है, सुनने में कमी आ जाती है, तो ये सारी चीज़ें उनको देने के लिए बात की गई है राष्ट्रीय वैश्विक योजना में। ठीक है, और मेनली ये आपका जो BPL कैटेगरी है उनको यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा, जो बिलो पॉवर्टी लाइन है। उसके बाद प्रधानमंत्री वय वंदना योजना है, ये काफ़ी अच्छा है, सोशल सिक्योरिटी स्कीम लाया गया है ओल्ड एज के लिए, जो कि LIC ऑफ इंडिया के द्वारा ये यहाँ पे इसको इम्प्लीमेंट भी किया जा रहा है। तो इतनी सारी योजना है, इसको ध्यान रखना है। हेल्दी एजिंग के बारे में हम लोग बात कर लिए, एल्डरली पॉपुलेशन का क्या स्टेटस है हमारे इंडिया में, इसके बारे में बात कर लिए, कानून के बारे में 1-2 देखे, और क्या क्या स्कीम है इसके बारे में हमने देखा। आई थिंक कि दिस इज़ एनफ फॉर टुडे। कल हम लोग स्टार्ट करते हैं मैनुअल स्कैवेंजिंग के साथ। तो EPFO आपका एक पोस्टपोन्ड हो गया है, तो आई विल इक्वली गिव फोकस टू ऑल द सब्जेक्ट। जैसे अब हम लोग इन्वायरमेंट की लेसन भी देख लेंगे। देखिए हमारी मोबाइल भी कह दिया है कि आपकी स्टोरेज डिवाइस अब फुल हो चुकी है, वो भी बोल रहा है कि आप छोड़ दो बट कोई नहीं। तो हाँ, और भी हम हमारी जो PT 365 है उस पर भी फोकस करेंगे, क्योंकि ये मुझे लग रहा था कि EPFO 9th में हो जाएगा, तो जल्दी जल्दी मुझे इकॉनमी और सोशल इश्यूज़ पहले कंप्लीट कराना चाहिए। बट एक एक लेसन आपको डेली मिलते जाएगा, आप लोग जो है अपना उसी हिसाब से तैयारी करते रहिए। तो मिलते हैं हम लोग कल। और एक न्यूज़ और छोटी सी, कि अगर आप लोग को विज़न है इसकी टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करनी है, तो उसके लिए मेल ID आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वहाँ आप लोग मेल करके जो भी इंक्वायरी है आप लोग पूछ सकते हो, और अगर आप लोग को कुछ भी और जानना है कि कैसे आप लोग ज्वाइन कर सकते हो, क्या क्या उसमें प्रोविज़न है, तो वो सब आपको वहीं बता दिया जाएगा। दिस इज़ माई मेल ID rishikacs77@gmail.com। ठीक है, तो अभी बहुत अच्छी खासे टाइम है, आप लोग जो है आराम से विज़न है इसकी मैगजीन अगर पढ़ते हो, तो आई विल सजेस्ट कि आप लोग इसकी टेस्ट सीरीज़ भी ज़रूर ज्वाइन कीजिए। कंप्लीट डिस्कशन आपको वीडियो के फॉर्मेट में मिल जाएगा, साथ ही आपको PDF भी मिल जाएगी, बोथ लैंग्वेज हिंदी एंड इंग्लिश। तो मिलते हैं कल। इसके अलावा आपको कोई डाउट, कोई सजेशन है तो आप कमेंट कर सकते हो। एंड मेक श्योर कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया। सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको डेली वीडियोस देखने को मिलते हैं, और कोई वीडियो मिस ना हो सके इसलिए सब्सक्राइब करने के लिए कहती हूँ। तो मिलती हूँ कल। थैंक यू।